हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैनिया पर। आज हम क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कवर करेंगे, और जो पार्ट 2 होगा इस चैप्टर के लिए उसमें हम इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो क्वेश्चन बेस्ड होते हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच square matrix you can associate a number called determinant of that matrix. It means आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक नंबर एसोसिएट कर सकते हैं। उस स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आप एक नंबर दे सकते हैं जो कि एक प्रोसीजर के थ्रू, एक मेथड के थ्रू सॉल्व किया जाता है, उसको निकाला जाता है, और उस नंबर को हम उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहते हैं। इस डिटर्मिनेंट वैल्यू को फाइंड करने का एक तरीका है जो कि अभी हम देखेंगे। तो देखिए, इट इज़ डिनोटेड बाय ए डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट ए। इस तरीके से हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को सिंबलाइज करते हैं। फाइंडिंग डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स, इट मीन्स जो डिटर्मिनेंट है वो उसी मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स के ही हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ऑर्डर वन का जो मैट्रिक्स होता है उसमें 1 रो 1 कॉलम होती है, यानी कि एक सिंगल एलिमेंट ही उस मैट्रिक्स के अंदर होता है। तो वो सिंगल एलिमेंट ही उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है। यानी कि जो डिटर्मिनेंट होगा ए मैट्रिक्स का, जबकि मैट्रिक्स एक सिंगलटन मैट्रिक्स हो, तो वो सिंगल एलिमेंट जो उस मैट्रिक्स का है वही उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कहलाता है। आइए ऑर्डर 2 के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं उसको देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक मैट्रिक्स है जो कि 2 × 2 का है। इट मीन्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके एलिमेंट्स हैं A11, A12, 21, 22, 2 रोज 2 कॉलम्स हैं यहाँ पे। तो ए डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको लेफ्ट टू राइट आप मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस का साइन, और ये जो दूसरा डायगोनल है इसके एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर फर्स्ट जो आपका मल्टीप्लिकेशन था उससे सेकंड मल्टीप्लिकेशन को आप माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी ऑर्डर 2 वाले 2 × 2 वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं कि जो हमारा लेफ्ट टू राइट वाला जो डायगोनल है उसका एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन, एंड देन जो सेकंड डायगोनल है उसके एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन, एंड देन उनके बीच में सब्ट्रैक्शन। आइए ऑर्डर 3 एंड मोर जो मैट्रिसेस होते हैं उनके डिटर्मिनेंट किस तरीके से फाइंड करते हैं उसको देखते हैं। To understand the determinant of 3 × 3 or more order matrix, we have to understand the concept of minor and cofactors. यानी कि अगर हमें किसी ऑर्डर 3 या फिर ऑर्डर 3 से ज़्यादा का अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड हमें करना है, तो हमें माइनर और कोफैक्टर, ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले इनको समझना होगा, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। ऑर्डर 1 और ऑर्डर 2 के लिए किस तरीके से डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं वो तो मैंने अभी आपको बता दिया। ऑर्डर 3 के लिए हमें अभी इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा पहले। तो आइए देखते हैं। द माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij is obtained as the determinant value obtained by deleting the ith row and jth column of determinant A, and it is denoted by this Mij। यानी जो माइनर है जिसको इस तरीके से डिनोट करते हैं उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि हमने क्या करना है। जो Aij एलिमेंट है जिसके लिए हम Mij फाइंड कर रहे हैं, यानी कि जिस एलिमेंट का हम माइनर फाइंड कर रहे हैं उसकी जो रोज़ और कॉलम का जो सिंबल है, इट मीन्स वो जिस रो का और जिस कॉलम का एलिमेंट है उस रो और कॉलम को आप डिलीट कर देंगे, यानी कि एक बार के लिए आप उसे हाइड कर देंगे। तो जो आपके पास डिटर्मिनेंट वैल्यू बचती है, यानी जो रोज़ और कॉलम आपको दिख रहे हैं उनका आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, वही डिटर्मिनेंट वैल्यू ही आपके पास माइनर ऑफ Aij है। यानी माइनर ऑफ Aij अगर कोई एलिमेंट है उसका माइनर फाइंड करना चाहते हैं Mij, वो कैसे फाइंड आप कर सकते हैं कि वो जो Aij है वो जिस रो और जिस कॉलम का एलिमेंट है उन रोज़ और कॉलम को, ith रो और jth कॉलम को आप क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, एंड देन ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे जो आपको रोज़ और कॉलम दिख रही है उसके लिए। कोफैक्टर कैसे निकाल सकते हैं कि जो आपके पास माइनर वैल्यू आई है उसके आई और जे की जो वैल्यूज़ हैं उनको
-1 के ऊपर आप पावर के फॉर्म में इस तरीके से ऐड कर दीजिए और इस माइनर के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। इट मीन्स कहीं ना कहीं अगर आपके पास इन दोनों का सम आई और जे का सम अगर इवन है तो आपके पास जो माइनर वैल्यू है वही कोफैक्टर वैल्यू है, और अगर आई और जे का सम ओड नंबर है तो आपका कोफैक्टर क्या होगा, माइनर वैल्यू का नेगेटिव हो जाएगा। देखो -1 का अगर आप स्क्वायर पावर है या फिर 4 पावर है, 6 पावर है, इवन नंबर में पावर है तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी MIJ से मल्टीप्लाई होकर MIJ ही वैल्यू आएगी। यानी किसी AIJ एलिमेंट का जो कोफैक्टर होता है वो उस AIJ के माइनर के इक्वल होगा जब इन दोनों का सम इवन होगा, और अगर इन दोनों का सम आई और जे का सम ओड है तो उस कंडीशन में किसी AIJ एलिमेंट का जो कोफैक्टर है वो माइनर का नेगेटिव होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए एक बार इसको विजुलाइज कर लेते हैं। देखिए, अगर मुझे इस A32 इस एलिमेंट का अगर मेरे को माइनर और कोफैक्टर फाइंड करना है तो मेरे को इस थर्ड वाले रो और सेकंड वाले कॉलम को हाइड कर देना। उसके बाद ये 4 एलिमेंट्स मेरे पास आएंगे और इन 4 एलिमेंट्स के लिए मेरे को डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई करके बीच में सब्ट्रैक्शन करना है। तो देखिए ये 4 एलिमेंट्स मेरे पास ये हैं, इनका मैं जो डिटरमिनेंट वैल्यू निकालूंगा वो इस पर्टिकुलर एलिमेंट को जिसके लिए मैंने रोज और कॉलम्स हाइड करे हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट का मेरे पास माइनर वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए इनका मल्टीप्लिकेशन और बीच में माइनस, यानी कि मैंने ये कॉलम और ये रो हाइड करा, उसके बाद जो मेरे पास एलिमेंट्स बचे हैं उनके लिए मैंने डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करा है और वही मेरा M32 है, यानी इस पर्टिकुलर AIJ एलिमेंट का MIJ मैंने निकाल दिया। और अगर हम इस एलिमेंट 32 के AIJ यानी कि हमारा A32 है उस एलिमेंट का अगर कोफैक्टर की बात करें तो देखिए 3 और 2 होते हैं 5, -1⁵ डॉट M32, यानी कि जो हमारा C32 होगा कोफैक्टर ऑफ 32 एलिमेंट वो होगा नेगेटिव ऑफ M32, यानी जो हमारा माइनर वैल्यू है जस्ट उसका नेगेटिव, क्योंकि हमारा इन पावर्स का जो सम है वो ओड नंबर में है। जैसे कि मैंने भी ऊपर एक्सप्लेन करा था कि अगर आई और जे का सम ओड होगा तो हमारा कोफैक्टर वैल्यू माइनर का नेगेटिव होगा, और अगर आई और जे का सम इवन नंबर होगा तो हमारा जो माइनर वैल्यू है वही कोफैक्टर वैल्यू हो जाएगा। तो आइए देखते हैं डिटरमिनेंट के लिए ये स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 3 into 3 और मोर वी कैन एक्सपेंड along any row or column and determinant is the sum of product of elements of a row or column with their corresponding factors, यानी कि जिस रो और कॉलम को आपने डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए चूज़ किया है उस रो के जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनका आपने प्रोडक्ट करना है उन्हीं एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स के साथ जिनको फाइंड करना आपने सीख लिया है। AIJ का अगर आपको कोफैक्टर फाइंड करना है तो वो तरीका आपने सीख लिया, तो आप इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर रो के सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स फाइंड कर लीजिए और उन कोफैक्टर वैल्यूज़ को आप उन पर्टिकुलर एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा उन सभी प्रोडक्ट्स का आपको सम करना है। तो इंडिविजुअल एलिमेंट्स की वैल्यूज़ को उनकी कोफैक्टर वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करके किसी रो के लिए या फिर किसी कॉलम के लिए, और आपने सभी उन प्रोडक्ट्स को ऐड करना है, सब ऑफ प्रोडक्ट है। तो जो वैल्यू आपको मिलेगी वो उस 3 into 3 मैट्रिक्स या फिर वो जो मोर ऑर्डर वाला जो मैट्रिक्स है उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको मिल जाएगी। और इसके लिए आप किसी भी रो को उस मैट्रिक्स के किसी भी रो को और कॉलम को आप चूज़ कर सकते हैं, बट आपने ये जो सम ऑफ द प्रोडक्ट वाला फंडा है ये सभी एलिमेंट्स के लिए, उस रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स के लिए इसको सॉल्व करना है। तो आइए ये एक जनरल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं। ये 3 into 3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ये कुछ इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं, 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, एंड एक्सपेंडिंग द गिवन डिटरमिनेंट, हम इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर रहे हैं अलोंग फर्स्ट रो। आप चाहिए फर्स्ट रो की जगह पर आप सेकंड रो, थर्ड रो से भी एक्सपेंड कर सकते थे, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड रो से भी एक्सपेंड कर सकते थे। आपको कोई एक पर्टिकुलर रो या फिर एक पर्टिकुलर कॉलम आपने चूज़ करना है। फिलहाल मैंने यहाँ पे फर्स्ट रो को चूज़ किया हुआ है। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के जो कोफैक्टर्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड आपको करना है, और जो वैल्यू आपको मिलेगी वो डिटरमिनेंट होगी इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए। तो
तो A11 को आपने मल्टीप्लाई करना है, इसके कोफैक्टर से A12 को मल्टीप्लाई करना है उसके कोफैक्टर से, और सेम आपको यहाँ पे करना है। और ये जो प्रोडक्ट्स आपके पास आए हैं इनको आपने ऐड करना है। तो आप देखेंगे, देखिए 1 के लिए आपके पास जो एडिशन है वो इवन है, 1 + 1 2 है, यानी कोफैक्टर वैल्यू माइनर वैल्यू ही होगी। यहाँ पर जो हमारी कोफैक्टर वैल्यू होगी वो देखिए इन दोनों का सम कितना है, 3 है, यानी हमारा जो माइनर वैल्यू आएगा A12 के लिए उसका नेगेटिव हमारे पास वैल्यू आने वाली है, तो वो नेगेटिव हम यहाँ लगा देते हैं। ये भी जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस पार्ट 2 में तब आपको समझ में आएगा। ऐसे यहाँ देखिए 1 और 3 का सम हमारा A1 आ रहा है, यानी कोफैक्टर वैल्यू वही है जो इस एलिमेंट के लिए माइनर वैल्यू है, तो ये सब पॉजिटिव रहने वाला है। और ज़रूरी नहीं पॉजिटिव, वो डिपेंड करेगा कि माइनर वैल्यू कैसी है। अगर माइनर वैल्यू पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा, अगर माइनर वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। दीज कोफैक्टर मतलब ओवरऑल फंडा तो यही है कि A11 मल्टीप्लाई होगा इसके कोफैक्टर से और ये, और इस तरीके से दीज कोफैक्टर वैल्यूज़ कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। यस, अगर माइनर वैल्यू पॉजिटिव है तो माइनर वैल्यू पॉजिटिव है और सम ऑफ द I and J इज़ इवन, तो वो पॉजिटिव ही रहेगा कोफैक्टर। तो इस तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे ये चीज़ें तो तभी समझ में आएंगी। फिलहाल ये डेफिनेशन है डिटरमिनेंट को फाइंड करने की। तो आइए एक मैट्रिक्स लेते हैं और उसका डिटरमिनेंट वैल्यू 3 × 3 का मैट्रिक्स है और डिटरमिनेंट वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो एक्सपेंडिंग अलोंग थर्ड कॉलम, हम थर्ड कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो ये जो 3 वैल्यू है ये एलिमेंट हमारा, तो इसकी जो रो है और ये जो कॉलम है इसको हम हाइड करेंगे, तो ये 4 एलिमेंट्स आपके पास हैं और इनका मल्टीप्लिकेशन और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 32 - 35। देन ये माइनस कहाँ से आया, ये माइनस वैल्यू देखिए इसकी वजह से आ रहा है, जो हम कोफैक्टर के लिए जो मैंने डेफिनेशन बताई थी कि -1 to the power I + j, तो ये एलिमेंट देखो क्या है, इस एलिमेंट के लिए आप फाइंड कर रहे हैं ना आप यहाँ पर, तो ये एलिमेंट इसके लिए हमारे पास सेकंड रो है एंड थर्ड कॉलम है। 2 + 3 5 होता है, यानी -1 to the power 5 नेगेटिव आएगा, इसलिए ये नेगेटिव आ गया। और ये हमारी आ रही है माइनर वैल्यू, क्योंकि देखो आप इसको और इसको हाइड कर रहे हैं, इसको और इसको हाइड कर रहे हैं, तो ये 4 एलिमेंट्स आपके पास आ गए। तो इनके लिए आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है कि 8 - 14, तो ये माइनर वैल्यू है। अब ये माइनर वैल्यू जो भी है इसका आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, और ये तो आपका इंडिविजुअल एलिमेंट है, तो ये तो एलिमेंट की वैल्यू है। ये -1 to the power I + j के लिए आया है और ये आपकी माइनर वैल्यूज हैं, तो ये आपकी माइनर वैल्यूज़ हैं। ये भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, इंडिविजुअली इनका अपना है कि भाई ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और ये जो प्लस में है और ये जो माइनस में है और ये फिर दोबारा जो प्लस में है, ये -1 to the power I + j की वजह से है। ऐसे ही इसको देखो, ये थर्ड है रो और थर्ड कॉलम, 3 + 3 6 आ गया है, यानी -1 to the power 6 यानी पॉजिटिव होगा, यानी जो माइनर वैल्यू है चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है वो वही रहने वाली है, उस माइनर वैल्यू का नेगेटिव नहीं होगा, कहने का मतलब ये है। तो ये एलिमेंट इसका कोफैक्टर, ये एलिमेंट इसका कोफैक्टर और ये एलिमेंट इसका कोफैक्टर हमने ले लिया। आप इसको इस पैटर्न में भी समझ सकते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव, अल्टरनेटिवली होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से अल्टरनेटिवली ये होते हैं। ये साइन हैं यहाँ पर जो आ सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आएगी, और इसको ओवरऑल सॉल्व करके हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0, यानी इस मैट्रिक्स का जो हमने डिटरमिनेंट वैल्यू निकाला इस रो को के अलोंग एक्सपेंड करके वो 0 आया है। अब इसका ये मीनिंग नहीं है कि यहाँ से कुछ अलग आ जाएगा, यहाँ से कुछ अलग आ जाएगा। इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो अगर 0 आया है किसी भी रो या कॉलम के अलोंग, तो किसी अदर रो और कॉलम के अलोंग भी वही आएगा, यानी कि डिटरमिनेंट वैल्यू जो होती है वो यूनिक होती है। ठीक है, तो आप किसी भी रो और कॉलम के अलोंग उसे एक्सपेंड कर सकते हैं। वैल्यू अगर 0 आई है तो वो 0 ही आनी है, और जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आता है उसे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आता है उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और जिस मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉन 0 आता है उसे हम नॉन सिंगुलर कहते हैं। आइए अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स।
यानी कि जो डिटर्मिनेंट वैल्यूज़ हैं डिफरेंट स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए हम जो डिटर्मिनेंट वैल्यूज़ निकालते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ए डिटर्मिनेंट आपने निकाला और किसी उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का आपने डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाला तो वो सेम आएगा, वेयर ए ट्रांसपोज ए डैश इज द ट्रांसपोज ऑफ ए। यानी कि किसी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो सेम आता है। आप इसको किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल लेके वेरीफाई कर सकते हैं। इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जस्ट चेंजेस इन इट्स साइन, एब्सोल्यूट वैल्यू रिमेन्स द सेम। यानी कि आपके पास एक मैट्रिक्स था, आपने उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाला और फिर आपने उसी मैट्रिक्स के किन्हीं दो रोज या किन्हीं दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर लिया एक टाइम पे, किसी एक को, यानी किन्हीं दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर लिया और फिर डिटर्मिनेंट वैल्यू दोबारा निकाली, तो वो वैल्यू डिटर्मिनेंट की सेम आएगी बट एब्सोल्यूट वैल्यू सेम आएगी, साइन चेंज हो जाएगा। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी है कि, और यहाँ पर ये ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये उस बदले हुए, यानी कि आपने जो रो का इंटरचेंज कर लिया उसके बाद जो आपके पास डिटर्मिनेंट वैल्यू उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये पहले वाले डिटर्मिनेंट वैल्यू का नेगेटिव आएगा, ये वैल्यू पहले वाले डिटर्मिनेंट वैल्यू का नेगेटिव आएगा। अच्छा, अगर ऐसा है कि आपने ये वैल्यूज़ तो निकाल ली बट आपका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो उसी के इक्वल आ जाए। अब इसको समझिए, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये कह रहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स का आपने ट्रांसपोज मतलब उसके किन्हीं टू रोज को आपने इंटरचेंज करके डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाली, तो वो पहले वाले जो नॉर्मल आपके पास मैट्रिक्स था उसके डिटर्मिनेंट वैल्यू का नेगेटिव आता है, अभी हमने ये पढ़ा। लेकिन अगर ये इक्वल आ जाए, यानी अपोजिट साइन में ना हो, सेम साइन में हो, तो ऐसा कब हो सकता है? देखिए, दो डिटर्मिनेंट वैल्यूज़ इक्वल आ जाए जबकि हमने रोज़ को इंटरचेंज करा है, तो ऐसा कब हो सकता है कि कोई वैल्यू अपने ही नेगेटिव के इक्वल आ जाए। ये जो था ये इसका नेगेटिव था और अब ये इसके इक्वल भी आ रहा है, इसके नेगेटिव के इक्वल ये है और इसके इक्वल भी ये है। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तो तब हो सकता है कि जीरो अपने जीरो के भी इक्वल है, जीरो के नेगेटिव के भी इक्वल है, यानी डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसी आएगी? जीरो आएगी। अगर कोई डिटर्मिनेंट अपने नेगेटिव के इक्वल है तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि टू डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो और डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो। कहीं ना कहीं कहने का मतलब है कि वो अपने नेगेटिव के भी इक्वल है और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू के भी इक्वल है। तो ऐसे डिटर्मिनेंट वैल्यू तो सिर्फ जीरो हो सकती है। व्हेन टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। तो ये भी यहीं से फॉलो हुआ है कि अगर आइडेंटिकल थी तो आपने इंटरचेंज करा, इंटरचेंज करने के बाद वो बदलेंगे थोड़ी। अगर जिन रोज को और कॉलम्स को आपने इंटरचेंज कर दिया और वो सेम थी तो पहले वाला ही डिटर्मिनेंट आ गया, यानी कि जो बदला हुआ आपने डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाला है वो पहले वाले के ही इक्वल आ गया। तो यहाँ से ये फॉलो होता है कि अगर टू रोज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल और आप उन्हीं को इंटरचेंज करके डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाले तो पहले वाली डिटर्मिनेंट वैल्यू और बाद वाली डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम आएगी। आइए फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। इफ़ ए इज मल्टीप्लाइड बाय के, यानी आपने किसी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को के से मल्टीप्लाई कर दिया, देन के ए का डिटर्मिनेंट जो है k टाइम्स ऑफ n टाइम्स ऑफ k डिटर्मिनेंट ऑफ a के इक्वल होगा। यानी कि आपने अगर किसी मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर आप उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो जो आपके पास पहले प्रीवियस जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था उसके डिटर्मिनेंट का k टू द पावर n टाइम्स वो वैल्यू आपको आने वाली है। इफ़ जस्ट अ रो और कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय के, यानी कि आपने सिर्फ एक सिंगल रो को या फिर एक सिंगल कॉलम को के से मल्टीप्लाई कराए तो के 1 टाइम्स आएगा, नहीं तो के टू द पावर n हो जाएगा। यानी कि जितने आपके पास जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का, यानी कि 3 इंटू 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है तो 2 आ जाएगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक रो पर ऐसा काम करा है तो यानी कि उस रो के सिर्फ एक ही रो के एलिमेंट्स को आपने कराया तो के टू द पावर 1 होगा। अगर दोनों रोज को कराए तो के टू द पावर 2 और तीनों रोज को कराया है यानी सभी एलिमेंट्स काउंट हो गए 3 इंटू 3 के तो के टू द पावर 3 हो जाएगा। आइए प्रॉपर्टी 5 देखते हैं। इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स आर प्रोपोर्शनल देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। और अभी जो हमने प्रॉपर्टी 3 देखी थी वहीं से फॉलो ये हो रहा है कि देखिए आगे डिटर्मिनेंट वैल्यू हम इसकी फाइंड कर रहे हैं और फर्स्ट रो और थर्ड रो में देखिए ये इसका के टाइम से, ये इसका के टाइम से, इसका के टाइम से। आप अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
आप जैसे कि किसी एक रो को k से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो k टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a आ रहा था, ये देखिए। तो अगर आप यहाँ पे k से मल्टीप्लाई हो रखा है तो k को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो k टाइम्स ऑफ ओरिजिनल जो आपके पास मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। तो हम ये मान सकते हैं कि हो सकता है कि ये k नहीं थे, यहाँ पर ये k से मल्टीप्लाई हुआ है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए ये और ये रो, ऐसा करने से यानी कि k को कॉमन आउट करने से ये रो और ये जो रो है इसके एलिमेंट्स आइडेंटिकल हो गए। अगर आप इनको इंटरचेंज करते हैं तो हम ये मानेंगे कि मैट्रिक्स की वैल्यू डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले वाले डिटर्मिनेंट की नेगेटिव आएगी, बट यहाँ तो सेम आने वाली है। तो अगर कोई डिटर्मिनेंट वैल्यू अपने ही नेगेटिव के इक्वल है तो उस कंडीशन में हमने देखा था कि डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसी आती है, 0। तो k इंटू 0 यानी कि a डिटर्मिनेंट हमारा इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ये वैल्यू 0 आ जाएगी, k इंटू 0 0, यानी a डिटर्मिनेंट हमारा 0 आ जाएगा, क्योंकि हमारे टू रोज क्या हो गई, इक्वल हो गई। इक्वल क्यों हुई, क्योंकि जो प्रोपोर्शनैलिटी वाला रिलेशन था उसमें हमने k को बाहर कर लिया तो इक्वल हुई। पहले प्रोपोर्शनल थी, बाद में हमने उसको इक्वलिटी में ले गए। और जब टू रोज या टू कॉलम्स इक्वल होते हैं तो अभी हमने प्रॉपर्टी 2 में देखा था, 2 ही थी शायद वो, कि जिसमें अगर टू रोज और टू कॉलम्स इक्वल होते हैं तो ये कंडीशन आ जाती है कि रोज और कॉलम्स को चेंज करने के बाद भी आपका डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम आ रहा है, नेगेटिव ऑफ द प्रीवियस डिटर्मिनेंट नहीं आ रहा, सेम आ रहा है। आइए प्रॉपर्टी 6 देखते हैं। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो or column is expressed as a sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of two or more determinants। यानी कि अगर आपके पास a डिटर्मिनेंट कुछ इस प्रकार का है कि उसमें किसी रो के या फिर किसी कॉलम के जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं वो टर्म्स में हैं, यानी 2 टर्म्स में या फिर 3 टर्म्स में हैं, एडिशन ऑफ 2 और 3 टर्म्स के फॉर्म में हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर वो 2 टर्म्स के एडिशन के फॉर्म में हैं तो आप उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को या डिटर्मिनेंट को 2 इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट में चेंज कर सकते हैं। सम ऑफ 2, देखिए मैं एक बार दोबारा स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड, ये डिटर्मिनेंट एक्सप्रेस किया जा सकता है एज द सम ऑफ 2। अगर 2 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन है तो 2 डिटर्मिनेंट्स में आप उन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ज़्यादा वाला होगा तो ज़्यादा। तो यहाँ 2 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन है इस रो के लिए, तो यहाँ 2 डिटर्मिनेंट्स में अपने एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये एलिमेंट्स आ जाएंगे एंड देन इन रोज के साथ इन एलिमेंट्स के साथ हम आ जाएंगे। आइए प्रॉपर्टी 7 देखते हैं। इफ टू एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट अ मल्टीपल ऑफ अनदर रो और कॉलम इज एडेड, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स द सेम। यानी कि अगर आपने किसी रो के या फिर किसी कॉलम के एलिमेंट्स में किसी दूसरी रो या किसी दूसरे कॉलम के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, जैसे कि अगर मैंने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं इनमें मैंने ऐड करा है k टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को मैंने फर्स्ट रो के इंडिविजुअल एलिमेंट्स के साथ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ऐड करा k से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो इस कंडीशन में जो आपके पास पहले आपके पास जो डिटर्मिनेंट था a1 a b1 c1 और ये उसके लिए जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आ रही थी और अब जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं अभी जस्ट इससे प्रीवियस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, और इसमें जो k टाइम्स ऑफ b3 k टाइम्स ऑफ c3 एंड k टाइम्स ऑफ a3 जो आ रहा है उसमें k कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर ये रोज क्या हो गई, आइडेंटिकल हो गई, तो ये डिटर्मिनेंट 0 आएगा, k से मल्टीप्लाई होने पर टोटल 0 आ जाएगा। यानी कि ये जो वैल्यू आपने निकाली है ये कहीं ना कहीं दोबारा प्रीवियस जो आपका ओरिजिनल डिटर्मिनेंट था उसी के इक्वल आ गई। इट मीन्स आपके पास अगर जो पहले से डिटर्मिनेंट है उसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है और आपने उस डिटर्मिनेंट में क्या चेंज करा है कि किसी भी रो के एलिमेंट्स को कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को k टाइम्स करके और किसी पर्टिकुलर रो में ऐड कर दिया, तो अब जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगी वो पहले जैसी ही रहेगी, क्योंकि आप इसे एक्सपेंड करें तो ये वाली टर्म 0 हो जाती है और घूम फिर के ये प्रीवियस डिटर्मिनेंट ही आ जाता है। आइए प्रॉपर्टी 8 देखते हैं। द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट विद कोफैक्टर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम इज 0। इट मीन्स अगर आपने
देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है A11 है, मैंने यहाँ पे कैपिटल A11 नहीं लिया है, ये कोफैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। अगर आपने A11 लिया है तो A11 का भी कोफैक्टर होता है, बट आपने A11 का कोफैक्टर नहीं लेना, किसी अदर रो का आपने कोफैक्टर लेना है। तो आपने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लिए हैं, देखो A11 है, A12, यानी रो तो आपकी फर्स्ट चल रही है, कॉलम चेंज हो रहे हैं, यानी ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं। बट ये कोफैक्टर्स हैं, ये जो कोफैक्टर्स है ये सेकंड रो के हैं। तो अगर आप किसी रो के इंडिविजुअल एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी अदर रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को और ऐड कर देते हैं उन मल्टीप्लिकेशन को, तो आपको 0 वैल्यू मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे A11 है और ये कैपिटल A11 होता, यानी कि उसी पर्टिकुलर एलिमेंट के कोफैक्टर्स के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते, तो आपके पास जो वैल्यू आती वो कहीं ना कहीं डिटरमिनेंट वैल्यू आती। डिटरमिनेंट की डेफिनेशन याद करो आप, कि किसी मैट्रिक्स के इंडिविजुअल एलिमेंट्स के साथ अगर आप उन्हीं के कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऐड कर देते हैं उन प्रोडक्ट्स को, तो आपको डिटरमिनेंट वैल्यू मिलती है। जबकि यहाँ पर आप किसी मैट्रिक्स के किसी पर्टिकुलर रो के एलिमेंट्स के साथ किसी दूसरी रो के कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर 0 वैल्यू आएगी। और ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, ऐसे और भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। आइए अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। हम डिटरमिनेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, आप जानते हैं कि ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं और हर एक वर्टेक्स जो होता है एक पॉइंट होता है, यानी एक्स वाई का कॉम्बिनेशन होता है। तो आपके पास x1 y1 x2 y2 x3 y3 करके 3 पॉइंट्स होंगे। तो आप अगर उसका एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो एरिया का फॉर्मूला ये होता है, क्लास 10th से आपको पता है। बट इसी फॉर्मूले को, ये जो एरिया को फाइंड करने का जो फॉर्मूला है क्लास 10th में आपने पढ़ा हुआ है कि अगर आपको वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट पता हो तो आप उस पर्टिकुलर ट्राइंगल के एरिया को फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो इस फॉर्मूले को डिटरमिनेंट फॉर्म दिया जा सकता है। आप इस हाफ ये ना और ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि ये ब्रैकेट वाला जो भी एक्सप्रेशन है इसको आप डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप देखिए, बस इस डिटरमिनेंट को आप सॉल्व कीजिए। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे यही आने वाला है। कहीं ना कहीं इस मैट्रिक्स ये जो बन रहा है इसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू है वो आप सॉल्व करेंगे तो यही एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो आप उन वर्टिसेस को के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको इस फॉर्म में रख दीजिए और हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो ये वैल्यू आएगा डिटरमिनेंट सॉल्व करके, यही उस वैल्यू के इक्विवेलेंट होगा। इक्विवेलेंट क्या, इक्वल होगा इसके। अब यहाँ पे 2 रिमार्क्स हैं कि एज द एरिया इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी वी टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। हो सकता है डिटरमिनेंट वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाए, बट एरिया तो नेगेटिव नहीं होता। बट जो भी ये वैल्यू आएगी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहने देंगे, नेगेटिव आएगी तो उसे पॉजिटिव करेंगे, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ये फर्स्ट रिमार्क जो है ये बता रहा है। सेकेंड रिमार्क है कि इफ एरिया ट्राइंगल ABC का 0 आ जाता है, द पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 आर कोलिनियर। देखिए, वही एरिया 0 आने का मतलब है कि वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं। क्लास 10th का कॉन्सेप्ट है कि एरिया अगर ट्राइंगल का 0 आ जाता है तो 3 पॉइंट्स जो हैं वो वर्टिसेस नहीं होंगे किसी ट्राइंगल के, वो कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। तो अगर ये सॉल्व करके आपको 0 आ जाता है, इसका मीनिंग वो जो पॉइंट्स आपने लिए हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये किसी ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स नहीं है, ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अगला कॉन्सेप्ट है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। लेट A be a matrix, square matrix, then adjoint of A is the transpose of the matrix of the corresponding cofactors of element of A। यानी कि आपके पास जो मैट्रिक्स है इसके जो corresponding एलिमेंट्स हैं इनके आप कोफैक्टर्स फाइंड कर लीजिए। ठीक है, हमने इनके इंडिविजुअल कोफैक्टर्स फाइंड कर लीजिए। कोफैक्टर्स फाइंड करना हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही सीख लिया। अभी जो कोफैक्टर्स है, कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स है, इसका अब आप कर दीजिए ट्रांसपोज। तो जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, यानी कि जो रोज एंड कॉलम है वो इंटरचेंज हो जाएंगी। तो ऐसा करने पर एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, जो आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स मिली है इस मैट्रिक्स के लिए, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स मिली है उसका आप ट्रांसपोज कर दीजिए। जो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स होगी वो आपका एडजॉइंट ऑफ ए है। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए कैसे आया है, जो हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स आई थी उसमें A11 और यहाँ पे होना चाहिए था A12, बट ये 21 आ गया, क्योंकि जो यहाँ पर कॉलम बना हुआ था वो मैं यहाँ पर ले आया हूँ। यानी जो फर्स्ट कॉलम था वो फर्स्ट रो हो गया है, जो
जो प्रीवियस पेज पे जो हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स आई थी उसका ट्रांसपोज मैं यहाँ पर कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स आई है कोफैक्टर मैट्रिक्स के लिए, वो हमारा अर्जेंट ऑफ ए आ गया, वेयर A11 एटसेट्रा रिप्रेजेंट द कोफैक्टर्स ऑफ द इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ ए। यहाँ पर A11 जो और A12, 13, 22 ये जो भी हैं, ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ ए के कोफैक्टर्स हैं। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एंड देन ए डॉट अर्जेंट ऑफ ए इक्वल होता है अर्जेंट ऑफ ए डॉट ए, यानी कि इस तरीके से या फिर इस तरीके से, ये जो प्रोडक्ट है ये इक्वल आता है, और किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट आई के। यानी किसी मैट्रिक्स ए के लिए आप उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए अर्जेंट ऑफ ए वाला जो मैट्रिक्स है उसके साथ, या फिर अर्जेंट ऑफ ए वाले मैट्रिक्स को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जो मल्टीप्लिकेशंस हैं ये इक्वल आएंगे, और ये किसके इक्वल होंगे, उसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट वैल्यू डॉट आई के, और ये जो आई है ये उसी ऑर्डर का होगा जिस ऑर्डर का ए है, और ये मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। यू कैन प्रूव इट, ये जो रिजल्ट है इसको आप प्रूव कर सकते हैं बाय टेकिंग एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए ये रिजल्ट होल्ड करता है। तो यहाँ से हमें एक हिंट मिल जाता है कि हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। देखिए ए इनवर्स कैसे निकलेगा कि ये जो ए है, अगर इसी को हम देखें तो ये जो ए है डिनोमिनेटर में जाएगा, ऊपर आके ए इनवर्स बन जाएगा। तो ए इनवर्स किसके इक्वल होगा, अर्जेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। अर्जेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, ये तो इधर जाएगा, ए इनवर्स बन जाएगा, और अर्जेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है ए इनवर्स निकालने का। अब अगर हमें ए इनवर्स निकालना आ गया किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए, अगर हमें उसका इनवर्स फाइंड करना आ गया, तो हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं डिटर्मिनेंट वाले मेथड से। कैसे, देखिए हमारे पास इक्वेशन है 3 वेरिएबल्स में, लीनियर है, ये लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स में ये है, यानी हमारे पास 3 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन का एक सिस्टम है। द अबोव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनके लिए आप एक मैट्रिक्स बना लीजिए 3 × 3 का। ये जो एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, तो हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, उनको आप इस तरीके से लिख लीजिए। और ये जो D1 D2 और D3 हैं इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए। तो यहाँ पे ये इक्वालिटी है, इसको आप एक बार लिख लेंगे। तो अगर आप इसे सॉल्व करें तो ये 3 × 3 है और ये 3 × 1 है, यानी ये सॉल्व होकर मल्टीप्लीकेशन का आएगा 3 × 1 का मैट्रिक्स आएगा, 3 × 1, यानी कि ये जो पूरा है ये 3 × 1 मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मैट्रिक्स मिलेगा जिसमें आपके पास 3 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, यानी कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है A11 है, ये A21 है और ये A31 है। बस ये 3 ही एलिमेंट है इसमें, और ये आएंगे इनको मल्टीप्लाई करके, जबकि ये इक्वालिटी के बाद ये इस तरीके से मैंने लिख दिया। तो कहीं ना कहीं इसको सॉल्व करके ये आ रहा है, और इसको तो आपने इस तरीके से लिखा हुआ है। ये भी तो 3 × 1 का मैट्रिक्स है, ये भी 3 × 1 का मैट्रिक्स है। तो ये कहीं ना कहीं इक्वालिटी होल्ड करती है कि ये इसके इक्वल, ये भी 3 × 1 का मैट्रिक्स, ये भी 3 × 1 का मैट्रिक्स। तो और इक्वालिटी बीच में है, यानी कि इंडिविजुअल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या करेंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से अब हमें ए इनवर्स निकल सकता है। ये हमारा ए है, ये एक्स है और ये बी है। तो एक्स कैसे निकल सकता है, यानी एक्स का मतलब, ये कैपिटल एक्स का मतलब, ये 3 एलिमेंट्स कैसे निकल सकते हैं, ये इक्वल होंगे, ये ए नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ए ऊपर आकर वो इनवर्स बन जाएगा। तो ए इनवर्स बी अगर आप फाइंड करते हैं तो ये एक्स निकल जाएगा, आपको ये मैट्रिक्स निकल जाएगा, ये मैट्रिक्स आपको फाइंड हो जाएगा ए इनवर्स बी। यानी ए इनवर्स इसका जो इनवर्स है जिसको आप फाइंड करेंगे अर्जेंट ऑफ ए, इसका अर्जेंट निकाल के इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू से डिवाइड करेंगे, जो भी हमने फॉर्मूला देखा उससे आप इसका इनवर्स फाइंड करेंगे। उस इनवर्स जो फाइंड आप कर लेंगे उस इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे आप बी से, और ये बी है, ये इस बी से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनवर्स बी अगर आप करेंगे, ये जो मल्टीप्लिकेशन आएगा ये इस कैपिटल एक्स मैट्रिक्स के इक्वल होगा, जो कि ये 3 एलिमेंट्स हमें देगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके से हम
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस पार्ट 1 में हमने डिटर्मिनेंट से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, डिटर्मिनेंट को फाइंड करने का तरीका है, माइनर एंड कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट है, ये सब चीज़ें हमने इसमें सीखी। पार्ट 2 में हम इन सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।